तो निगम चुनाव नजदीक है, तारीख भले ही तय नहीं हुई है, जिस तरह से लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। फरीदाबाद में एक बार फिर से वार्डबंदी होगी क्योंकि कुछ कमियां नजर आई थी और उसको लेकर के एक बार फिर से यहां पर परिसीमन किया जाएगा। उसके बाद तमाम जो कितने वार्ड है जिसमें चुनाव होना है या फिर कितनी संख्या में कितने मतदाता है उसमें चुनाव होना है, वो सभी चीजें होंगी। लेकिन लगातार हम निगम चुनाव को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ नीरज शर्मा जी हैं जो एनआईटी के कांग्रेस की तरफ से विधायक है, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे हम बातचीत कर लेते हैं। सर, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम सियासत के शोले में। तो चलिए बुलेट के सफर पे चलते हैं और आगे चलते हुए आप बताइए कि किस तरह से यहाँ पर की स्थिति है और क्या आप देख रहे हैं निगम चुनाव को लेकर के। जी सर, निगम चुनाव को लेकर के क्या सोच रहे हैं? मैडम, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा, ये जो आप बुलेट लेके आए हमारी विधानसभा में जी, और ये जो हार्डवेयर प्याली रोड से आप लेके आए हैं, इस रोड पे आपकी बुलेट को कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सर दिक्कत हुई है, रास्ते हैं खराब, स्थिति देखी मैंने वहाँ की। अब हम आपकी नजर से हकीकत देखना चाहते हैं फरीदाबाद। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जहाँ हम खड़े हैं ये फरीदाबाद की बड़ी अद्भुत जगह है। आप इसको विधानसभा का त्रिवेणी भी कह सकते हैं। यहाँ पर आप खड़ी हैं, ये हिस्सा बल्लमगढ़ विधानसभा है जहाँ से हमारे मंत्री मूलचंद शर्मा जी आते हैं, और इस चौक के इस तरफ का हिस्सा ये भड़कल विधानसभा है जहाँ से 2 बार भाजपा की विधायक सीमा तिरखा जी हैं, और सामने ये मेरी विधानसभा की एंट्री द्वार है, सामने मेरी एनआईटी 86 है। और मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि ये जो हार्डवेयर प्याली रोड है इसके लिए विधानसभा में आवाज उठा ली और 150 करोड़ का एक घोटाला था कि जिसमें बाकी सब चीज बन गई है, हार्डवेयर प्याली रोड नहीं बनी, उसकी आवाज लगा ली और यहाँ के लोगों ने भीख तक मांग ली। अनशनकारी बाबा राम केवल यहाँ कई दिन तक बैठे, और बहुत दुख की बात है कि केंद्रीय मंत्री और हरियाणा सरकार के मंत्री सबने मिलकर इस सड़क का उद्घाटन भी किया, पर अभी तक 2.5 साल हो गए ये सड़क नहीं बनी। मैं ये सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, 2.5 साल से ये सड़क नहीं बनी है। नहीं बनी, अभी तक काम चल रहा है। अभी तक काम चल रहा है। यहाँ पर विधानसभा में ये मुद्दे उठ भी गए हैं, विधानसभा में उसके नीरज बाद शर्मा किस ने तरह की उठाया। स्थिति है। तो चलिए सर, अब हम बुलेट पे सवार होकर के आगे जो आपकी विधानसभा है, बाकी आप जो भी और विधानसभा में हकीकत दिखाना चाहे उसको हम देखते हैं कि किस तरह की तस्वीर है वहां पर। जो भी लोकतंत्र के हिस्से हैं, 4 पहिए पिलर हैं हमारे, और सबका मकसद एक है कि किसी भी तरीके से जनता की आवाज़ को उठाना, और जनता की आवाज़ को जब हम उठाते हैं सरकार का ध्यान जाता है उस तरफ, और उससे जनता के काम भी होते हैं, सरकार को आईना दिखाने का काम भी किया जाता है। देखिए, जब अब बुलेट आपकी जहाँ ये पड़ने वाली है, सरकार का आपको बहुत बढ़िया करतूत भी बताने वाला हूँ। यहाँ पहले किसी ज़माने में रेलवे की पटरी होती थी, तो आगे 2020 से पहले ये इन्होंने ग्रीन बेल्ट के नाम पे लूट करी है, और रेल की पटरी कौन खा गया इसका आज तक नहीं पता। हालांकि विजिलेंस जांच चल रही है इसकी। और अब जिस सड़क पे हम लोग अपनी बुलेट चला रहे हैं इसको एयरफोर्स रोड बोलते हैं, 60 फुट रोड बोलते हैं। जो रोड है वो एयरफोर्स रोड है। एयरफोर्स रोड है। जब मैं विधायक बना था तो हम लोगों के यहाँ बड़े बड़े बोर्ड लगाए गए थे कि स्मार्ट सिटी में आपका स्वागत है, स्मार्ट सिटी में स्वागत है। पर मैं विधानसभा में गया, मैंने मेरी विधानसभा के कागज़ देखे, तहकीकात करी, स्मार्ट सिटी का बजट देखा, स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट देखे, तो बहुत दुख हुआ कि हमारी विधानसभा का 1 इंच हिस्सा भी स्मार्ट सिटी का पार्ट नहीं था। स्मार्ट सिटी के नाम पे हमें ठगा गया, चला गया। परंतु मैंने दिन रात मेहनत करके और सीओ स्मार्ट सिटी भारत सरकार में मुलाकात करी। सेक्रेटरी थे अर्बन डेवलपमेंट के उस समय मिस्टर दुर्गा शंकर मिश्रा, उनसे मिला मैं, और अब इस रोड पे मैंने 8 करोड़ रुपए पास कराए हैं, और शायद अगली साल या 1.5 साल बाद आप और हम दोबारा जब इस बुलेट पर आएंगे तो इस सड़क के हालात बहुत सुधरे हुए मिलेंगे आपको। चाहेंगे कि गंदगी का आलम है जो हमारे कैमरा पर्सन वो भी दिखाए। ये देखिए राइट हैंड साइड पे है मैडम, हालांकि इसके लिए मैंने फाइल चला रखी है कि यहाँ पर ऑक्सीवन बने। कई बार यहाँ अधिकारियों को भी मैं लेके आया हूँ, जिले के डीसी भी मौके पे आ चुके हैं,
डीएफओ साहब भी मौके पे आ चुके हैं और कमिश्नर नगर निगम भी आ चुके हैं। इसको लेके चंडीगढ़ में एफसीआर ऑफिस में 2-3 मीटिंग भी हो गई हैं। अब देखो सरकार कब इसको पास करेगी ये तो मैं नहीं कह सकता, पर मैं निरंतर प्रयासरत हूँ कि यहाँ पर ऑक्सीवन बन जाए और ये गंदगी का जो पहाड़ है, पहले तो ये बहुत ज़्यादा था, कम से कम 250-300 ट्रक मलबा इसमें से हमने निकलवाया भी है, पर अभी भी जितना साफ होना चाहिए था वो साफ नहीं हो पाया है। लेकिन अगर मैं बात करूं बीजेपी की या आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी तो ये कहती है कि फरीदाबाद सबसे पहला निगम रहा और वहां पर चाहे कोई भी सरकार रही हो, किसी ने विकास की बात सोची तक नहीं है, इसलिए आज ऐसी स्थिति है। बीजेपी का यही कहना है कि हमने 8 सालों में बेहतर किया है। उससे पहले जब सरकार थी कांग्रेस की तो उन्होंने हमें बहुत बदतर हालत में जो है वो फरीदाबाद को सौंपा था। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। देखिए पिछले 8 साल से या 9 साल हो गए भाजपा का सरकार है। अब मैं समझता हूँ जो भाजपा पिछली बात करती है वो सबसे बड़ी बेईमानी है। 9 साल आपके राज को हो गए हैं, आप कब तक पिछली बातों का रोना रोएंगे? 9 साल हो गए, अब आपको रिजल्ट देना फर्ज बनता है। 9 साल से जनता से टैक्स आप ले रहे हैं, जनता से कर आप ले रहे हैं। सबसे बड़ा तो जो हमारी NIT 86 के संग सौतेलापन हो रहा है, वो पैसे का बराबर बंटवारा नहीं हो पाता। मैंने इस बार विधानसभा में ये भी कहा था कि मुख्यमंत्री जी आप जो पैसा खर्च कर रहे हैं उसके साथ साथ कितना पैसा ले रहे हैं उसका भी एक रिकॉर्ड बना दें और वो भी डिटेल हमें दें। मेरी विधानसभा के लोग इतना टैक्स देते हैं सरकार को कि हम अपना विकास तो खुद ही करा लेंगे, पर दिक्कत ये है कि कर सरकार ले लेती है और जब देने का समय आता है तो क्योंकि मैं विपक्ष का विधायक हूँ, इस नाते उस दिल से पैसा हम लोगों को नहीं दिया जाता। तो आप पार्शियलिटी का आरोप लगा रहे हैं? बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैडम मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, ये जो आपके राइट हैंड साइड का एरिया है, ये सारा एरिया एयरफोर्स के 100 मीटर में आता है। तो मेरे विधायक बनने से पहले जिसको लेके मेरी चोटी भी गिरवी थी, मैंने यहाँ की जनता से वायदा किया था कि ब्राह्मण हूँ मैं, अगर जो मैं ये काम नहीं करा पाया तो मैं अपनी चुटिया कटवा लूँगा। तो यहाँ 100 मीटर में हाई कोर्ट का बैन था कि नई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी अनऑथराइज, जिसकी आड़ में सरकारी अधिकारियों ने यहाँ की रजिस्ट्रियाँ बंद कर दी थी, लोगों के बिजली के कनेक्शन नहीं होते थे। उसकी मैंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी विधानसभा में और कई मीटिंगें यहाँ करी, एयरफोर्स वालों से करी। उसका एक सुखद परिणाम ये मिला, मुझे विधानसभा में ये एश्योरेंस मिला। हालांकि ये एयरफोर्स स्टेशन 3 है पूरे हरियाणा में, गुड़गांव में भी है, तिलपत में भी है। वहाँ की अभी तक ना रजिस्ट्रियाँ खुली हैं ना बिजली के कनेक्शन खुले हैं, परंतु मेरी NIT 86 के बिजली के कनेक्शन भी खुल चुके हैं और NIT 86 के लोगों के यहाँ पर हमारे यहाँ रजिस्ट्रियाँ भी खुल चुकी हैं। ये मैं समझता हूँ कि मेरे विधायक बनने के बाद मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि है, जो कि मैंने जनता से वायदा किया था। मुख्य रूप से 3 वायदे करे थे, तकरीबन तीनों वायदे इसी सड़क को लेके हैं, क्योंकि मेरी विधानसभा की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन इस सड़क को टच करती है, इसीलिए इसको मैंने स्मार्ट सिटी का हिस्सा बनाया है। अभी स्मार्ट सिटी का पैसा नहीं लगा, वो लगना है 8 करोड़ रुपए के लगभग। तो वो कब तक होगा? मैडम उसमें 1-1.5 साल लगेगा, अभी टेंडर फाइनल नहीं हुआ। आप अपनी विधानसभा का ख्याल आपको रखना है, सरकार पे डिपेंड, नो डाउट वहाँ से एक निधि होती है, जो एक फंड होता है वो मिलता है, लेकिन उसके अलावा भी एक जिम्मेदारी जवाबदेही एक विधायक की होती है अपने विधानसभा को लेकर। मैडम देखिए, एज ए विधायक या जो भी जनप्रतिनिधि होता है, उसका फर्ज होता है कि उसके इलाके की समस्या वो एक प्लेटफार्म पे रखे। कोई विधायक नगर निगम की मीटिंग में नहीं जाता, हम लोग भी डेजिनेटेड मेंबर होते हैं नगर निगम के। नीरज शर्मा नगर निगम की हर मीटिंग में जाता है और मेरी विधानसभा की ऐसी कोई समस्या नहीं है। आप नगर निगम छोड़ो, मंत्री छोड़ो, अफसर छोड़ो, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को व्यक्तिगत तौर पे बताई है
और शुरू में हमें बड़ी उम्मीद थी, क्योंकि मनोहर लाल जी के कई वर्ष इन कॉलोनियों में बीते हैं। जब वो संघ के प्रचारक थे 85 के आसपास, तो वो इन्हीं हमारी कॉलोनियों में रहते थे। तो हमें था कि भाई बड़ा प्यार है उनको कॉलोनियों से, कॉलोनियों के लिए कुछ करेंगे। मेरे को मुख्यमंत्री जी मेरे सामने बैठ जाएं, मंत्री बैठ जाएं, मेरे ऑफिस चलेंगे, पूरे कागज आपको दिखा सकता हूं। एक समस्या भी ऐसी नहीं है जिसको या तो मैंने विधानसभा में ना उठाया हो, संभल के बुलेट चलाना, गड्ढा तेज है, या मैंने नगर निगम में ना बताया हो, नगर निगम के हाउस में ना बताया हो। पर होता क्या है किरण जी, जब 200-200 करोड़ रुपए बिना काम के सरकार के खाते से निकल जाएं, फिर सरकार का एक प्रोसीजर ये भी है कि भाई ये गली बन गई है, अब इस गली को तो हम 4 साल नहीं बनाएंगे, जबकि गली बनी है वो कागजों में पैसे चले गए। और अभी 200 करोड़ का तो एक घोटाला हम पकड़वा चुके हैं। ये अब वार्ड 6 है मेरे राइट हैंड साइड पे, इस वार्ड 6 में सबसे ज्यादा गलियों की ये वार्ड 6 है आपका? है जी, ये राइट हैंड साइड पे वार्ड 6 है। यहाँ पर अपना कोई गली शिफ्ट करा दी, किसी गली की पेमेंट हो गई, वो दूसरी जगह बन गई, ऐसे बहुत गड़बड़ झाले यहाँ पर हुए हैं। अब उनकी भी जांच चल रही है। देखो सरकार रिकवरी तक कब आती है, कैसे रिकवरी करती है। उसके बाद एक हमारा अब आगे नैन चौक आने वाला है, और नैन चौक से आगे काम चल रहा है, गाड़ी जा नहीं पाएगी। वो भी मेरा एक प्रण था अपने विधानसभा चुनाव में। यहाँ काफ़ी पानी इकट्ठा होता था, और आप देखेंगे भी कि वहाँ आगे काम चालू हो रहा है, सड़क बन रही है, समस्या भी मैं बहुत देखती हूँ। सड़क ऊंची हो रही है साथ के साथ। वो पूरी सड़क हमने आरएमसी की बनवाई है, वो भी मेरे विधायक बनने के बाद कार्य शुरू हुआ है। यहाँ पर मेरी एक चोटी गिरवी थी, और तीसरा काम ये है जहाँ से ये सड़क शुरू हुई है, यहाँ पर हमारा ओम शांति का सेंटर भी है। हमारी बहनें आती थी, आप सब जानते हैं ओम शांति वाले कितने सफ़ेद कपड़े पहनते हैं। परमानेंट यहाँ पानी इकट्ठा रहता था, बारिश बिना बारिश के। ये वो रास्ता है, ये वो रास्ता है, इसकी भी कसम हमने खाई थी। और आज की तारीख में यहाँ सड़क बनके तैयार हो गई है। ये बिल्कुल नई सड़क बनी है जिसके ऊपर आप चल रहे हैं। मेरे विधायक मुझे बुलेट चलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही है। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद। और इसी के साथ नीरज जी, आपसे हम एक चीज़ और जानना चाहेंगे। विधानसभा चुनाव हुआ, आप अकेले फरीदाबाद में विधायक हैं कांग्रेस की तरफ से। ऐसी एक कहे तो विडंबना दुर्गति, क्योंकि 70 साल कांग्रेस ने राज किया, ज्यादातर राज्य में उनकी सरकार होती थी, अब के वक्त में सिमट गई है। चलिए मैं सिर्फ फरीदाबाद की बात करती हूँ। ऐसी क्या मुख्य वजह रह गई कि बाकियों को जीत नहीं मिली, या कांग्रेस की इस तरह की हालत? क्या इनफाइट सबसे बड़ी वजह है? देखिए मैडम, ये चुनाव जीतना और हारना इसका कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं जी। देखिए एक लहर थी, लोग बहकावे में आ गए, भाजपा को दे दिया राज, और बाकी सीटों पे एंड टाइम पे कुछ कुछ कारण बन गए। बल्लमगढ़ से हमारे कैंडिडेट पार्टी छोड़ गए, 2 सीटों पे हमें अदला बदली करनी पड़ी, बगल की सीट भड़कल थी। तो वजह क्या है? इनफाइट है, क्योंकि हम देखते हैं अंतरकलह बहुत ज्यादा है। अभी निगम चुनाव को लेकर के भी अंतरकलह ही देखने को मिल रही है। इनफाइट इतना बड़ा कारण नहीं आप कह सकते। देखिए जनता की मर्जी है, लोकतंत्र है जी। और मैं एक बात जानता हूँ, बीती गई विसार दो, आगे की सुध लो। और आने वाले समय में मुझे पक्का भरोसा है कि कांग्रेस की जब सरकार बनेगी तो उस सरकार को बनने में फरीदाबाद का बहुत बड़ा योगदान होने वाला है जी। और कुछ सीटें हम 2-2, 2,500 हजार के मार्जिन से हार गए। और एक लहर से लहर बनती है जी, कि बगल की सीट पे लहर अच्छी है तो उस सीट पे भी आपकी लहर अच्छी बनेगी। इसके साथ मैडम हम जैसे ही लेफ्ट में मुड़ेंगे, हाँ। ये हमारी सारन स्कूल रोड आ जाएगी। कौन सी रोड है ये? सारन स्कूल रोड जी। इसको लेके भी मैंने विधानसभा में कई बार मुद्दा उठाया। मेरा खुद का घर भी इस सड़क पे था और मैंने बार बार यही कहा कि साहब देखिए मैं अकेला नहीं रहता, यहाँ पर ये साइड डिस्पेंसरी है, सारन स्कूल में कई हजार बच्चे पढ़ते हैं और यहाँ बड़ा पानी इकट्ठा रहता था। पर वो सरकार का मैं धन्यवाद भी करूँगा कि मैंने कई बार मांग उठाई और ये सड़क भी पूरी नई सिरे से आरएमसी की बनी है, क्योंकि आज से 15 साल पहले बनी थी और उस समय टूट गई सड़क।
परंतु अब आप देखेंगे ये सड़क वहाँ पीछे से लेके और एंड तक जी। बिल्कुल नए सिरे से नई बन के तैयार हो गई है। इस सड़क के अंदर जहाँ पर आपकी अब बुलेट चल रही है, आपको एक भी धचकी नहीं लगेगी, ये मैं गारंटी के संग कह सकता हूँ। ये एक नई टेक्नोलॉजी से भी सड़क बनाई है। नॉर्मल जब आरएनसी की हम सड़क बनाते थे, जी। मजबूती करने के लिए काफ़ी इंच मोटी बनाई जाती थी हम्म। और उससे अगल बगल वाले लोगों को हमेशा ये शिकायत रहती थी जी हमारे घर नीचे हो जाएंगे, क्योंकि जब आपकी ये सड़क ऊंची होगी तो मकान तो नीचे पड़ेंगे, जाहिराना सी बात है। जी। तो एक ये नई टेक्नोलॉजी आई थी कि जिसके अंदर सड़क की चौड़ाई कम बढ़ाई जाती थी, परंतु उससे मजबूती उतनी आती थी। ये उसी टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनी है ये पूरी की पूरी सड़क। ये भी मुझे खुशी है कि मेरी विधानसभा के अंदर एक अच्छा कार्य हुआ है। बिल्कुल। नीरज जी, आपके विधानसभा में कितने वार्ड आते हैं? मैडम मेरी विधानसभा में 1, 3 वार्ड नंबर 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 टोटल 8 वार्ड आते हैं और कुछ ग्रामीण एरिया आता है जी। तो ये मान के चलें आप तकरीबन 75% मेरी विधानसभा नगर निगम की है, 25% मेरी विधानसभा रूरल है। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें मुझे आप संग शेयर करते हुए खुशी हो रही है जी। कि जो हरियाणा स्तर पे मैं सबके लिए करा पाया। जैसे सीवरेज के ढक्कन ना होने की वजह से बहुत हादसे होते थे जी। तो मैंने विधानसभा में सबसे पहले आवाज़ उठाई कि ये सीवरेज के ढक्कन को तो कम से कम राइट टू सर्विस में शामिल किया जाए कि जनता को टाइम से बदलने चाहिए। सरकार ने उसको राइट टू सर्विस में सम्मिलित भी किया। उसके बाद हरियाणा में राइट टू सर्विस कमीशन नहीं था जी। वो मेरी डिमांड पे बना और उसमें खाली सीवरेज के ढक्कन नहीं, लोकल बॉडी की बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं जो राइट टू सर्विस में सम्मिलित हुई, जिसकी वजह से आज लोगों को काफ़ी बेनिफिट होता है। जो उनके कार्य नहीं हो पाते वो राइट टू सर्विस के थ्रू हो पाते हैं। उसके बाद मेरी विधानसभा में एक राजीव कॉलोनी थी जी। ज़्यादातर ये कॉलोनियाँ ही हैं मेरी विधानसभा का पार्ट। तो उस राजीव कॉलोनी के अंदर एक स्कूल था प्राइमरी सरकारी, उसके जाने का रास्ता बहुत ख़राब था जी। तो मैं गया, अफसरों से बात करी तो वहाँ टेक्निकल पॉइंट क्या था कि वो वोटिंग के हिसाब से तो नगर निगम का एरिया था जी। फिजिकल तौर पे वो पंचायत का एरिया था तो ना पंचायत डिपार्टमेंट वहाँ काम कर पा रहा था ना लोकल बॉडी कर पा रही थी। फिर मैंने सरकार को सुझाव दिया कि भाई आपने शिवधाम योजना बनाई है जिसके अंतर्गत आप हर शमशान घाट तक पक्के रास्ते बनाते हैं जी। कम से कम स्कूलों तक आप पक्के रास्ते बनाएं जिससे कि बच्चे स्कूलों में जाएं तो वो अपने साफ कपड़ों में पहुंचे। बिल्कुल। सरकार ने उस बात को मेरी को माना और विधानसभा में कहा भी कि नीरज शर्मा जी के सुझाव पर हम इस योजना को अमल में ला रहे हैं। उस राजीव कॉलोनी के अंदर उन सड़कों का भी उद्धार हुआ और आज की तारीख में वो बन के तैयार हो चुकी हैं और बच्चे बड़े शान और शौकत से आराम से उन सड़कों पे आते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की बात करें, उनकी भी एंट्री हो रही है इस बार। ऐसे तो आदमपुर से और पंचायत चुनाव से हमने देखा है, पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अच्छा कर लिया। निगम चुनाव को कैसे देख रहे हैं आम आदमी पार्टी को हिसाब से कि आम आदमी पार्टी कैसा करेगी? चुनौती है, चैलेंज है? देखिए मैडम, राजनीति है, लोकतंत्र है, हर व्यक्ति का हिस्सा है जी। लोकतंत्र में भाग लेना हम किसी को रोक नहीं सकते। बाकी मैं एक ही बात बता सकता हूँ, हरियाणा के अंदर खास तौर से फरीदाबाद के अंदर जी। जो विकास 2005 से 14 हुआ उस विकास के ये लोग दूर दूर तक भी आसपास नहीं है जी। कारण आप फरीदाबाद के अंदर बात करें, बल्लमगढ़ तक मेट्रो आई, कांग्रेस के शासनकाल में आई। ये पाइपलाइन किस तरह का था सर? ये निकला हुआ नहीं लग रहा है, इससे एक्सीडेंट दुर्घटना होने की संभावना ज्यादा है। ये मैडम पानी का पाइपलाइन है तो सर इसे कवर करना जरूरी। ये मैडम इस तरफ का काम अभी रह गया है। मैंने पहले ही कहा था आपसे कि ये रास्ते सर आप देखिए खुद ही, सर इसमें आप सोचिए किस तरह की स्थिति बनेगी।
कि हालात इतने खराब हैं कि जो भी काम प्रशासन करता है आधा अधूरा करके छोड़ देता है। ये देखिए, हम एनआईटी के विधायक को लेकर के रास्ते रास्ते की जो हकीकत है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं। और ये देखिए कैसी स्थिति बनी हुई है कि हम एनआईटी के विधायक को लेकर के घूम रहे हैं। नीरज जी से हम जानने की हकीकत कोशिश कर रहे हैं, ये उन्हीं की विधानसभा, लेकिन उनका यही कहना है कि सरकार की तरफ से पार्शलिटी है। तमाम उन्होंने जो प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं वो रखी, लेकिन उसके बावजूद उस समस्या का समाधान नहीं हुआ। हम जब अपनी बुलेट को लेकर के घूम रहे हैं तो एक तरफ हमें पानी की पाइप दिखी जो पूरी तरह से खुली हुई है, और आप सोच सकते हैं अगर रात में या कोई स्पीड में उस वक्त चल रहा हो तो उसकी स्थिति क्या होगी, वो सीधा अस्पताल पहुंचेगा। इसी के साथ आपने उससे लगते एक रास्ते को भी देखा जो बहुत ऊंची है और उसमें भी झटके लगने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो कई ऐसी जगह हैं जहां पर सरकार को सोचने और समझने की जरूरत है, पार्षदों को सोचने की जरूरत है। तो वहीं हम लगातार नीरज जी से बातचीत कर रहे हैं। जी नीरज जी, आप अपनी बात को खत्म करिए। तो मैडम मैं यही कहना चाह रहा था कि चुनाव में आम आदमी पार्टी आना चाहे, सबका स्वागत है राजनीति के अंदर, किसी को मना नहीं कर सकते। और फरीदाबाद के अंदर मेट्रो कांग्रेस के शासनकाल में आई, ईएसआई अस्पताल आया, गुड़गांव से फरीदाबाद की आप सड़क की बात कर लें, आज तो बल्लमगढ़ सोना रोड टोल रोड है, आपकी बुलेट ही नहीं चल सकती उस सड़क पे मैं लेके जाऊँ आपको, तो जबकि हम लोग टोल दे रहे हैं उस सड़क पे चलने के लिए। यहाँ पर भी देख रही हूँ, आप देखिए जाम जैसी स्थिति बन गई है। मैडम जाम तो देखो, बात ऐसी है कि इस कॉलोनी की ये तो अब भी काफ़ी चौड़ी हो गई। हमारे पिताजी के समय में ये एरिया चौड़ा हुआ था, ये बहुत बड़ा बॉटल नेक था क्योंकि पुराना एरिया बसा हुआ है ये, और उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि यहाँ की आबादी इतनी हो जाएगी। और आज यहाँ आबादी ज़्यादा हो गई है, अब लोगों की भी दुकानें हैं, उनको तोड़ के तो सड़क चौड़ी नहीं हो सकती है। तो ये सुबह शाम के समय थोड़ा सा जाम यहाँ ज़रूर लगता है। और इसके अलावा मैडम एक सड़क पे मैं लेके चलूँगा आपको, और पूरी करप्शन की कहानी बयां करेगी वो सड़क। और उसके अंदर मैं ये भी आपको बताना चाहूँगा कि नीरज शर्मा के अलावा बाकी विधायक उन मुद्दों पे बिल्कुल जुबान में दही जमा लेते हैं, बोलते ही नहीं है कुछ भी, बिल्कुल उनको पता नहीं क्या चुप रहने में आनंद आता है। तो सर अब इसके बाद हम कहाँ चलेंगे? ये तो हमने आपकी विधानसभा को घूम लिया। ये मैडम सड़क है, ऐसे राइट में मुड़ेंगे। मैडम ये जो सड़क है ना, इसका 2014 से 19 के बीच में भारत सरकार का 125 करोड़ रुपया आया था, उसमें ये 10-12 सड़कें थी जी। तो सरकार ने ये पैसा HSIDC के थ्रू लगाना तय किया। हम चाहेंगे कि ये गंदगी का आलम भी दिखाएं जो हमारे कैमरा पर्सन के लेफ्ट साइड में है। और उसका टेंडर HSIDC ने एक ब्रज गोपाल कंस्ट्रक्शन कंपनी को दे दिया। लेकिन सर अगर मैं आपसे कुछ टेक्निकल चीजें समझना चाहूँ तो एक विधायक का खुद का भी फंड होता है जिससे वो ये जो तमाम छोटी मोटी समस्याएं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, वो जनता को दे सकते हैं। मैडम विधायक का कोई फंड नहीं होता। मैं ये आपके माध्यम से सबसे पहले गलतफहमी दूर कर दूं सारे दर्शकों की आपकी। जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री बने दूसरी योजना में, तो उन्होंने 5-5 करोड़ रुपया हम विधायकों को डेवलपमेंट की प्रायोरिटी के लिए दिया था कि आप एक लिस्ट दे दें और वो 5 करोड़ के काम आपके प्रायोरिटी से हो जाएंगे। वो उसके बाद दोबारा हमको नहीं मिला। उसके बाद 2-2 करोड़ रुपया वो वैगी का हर साल आता है गांवों में लगाने के लिए। इस साल से उन्होंने घोषणा करी है कि आप शहरी क्षेत्र में भी पैसा लगा सकते हो। इसके अलावा हम विधायकों का 1 रुपये का भी फंड नहीं होता कि जो फंड हो और जिसको हम इस्तेमाल कर सके। हम तो सिर्फ रिकमेंडेशन कर सकते हैं, एज ए जनप्रतिनिधि समस्या सरकार के प्रशासन की नजरों में ला सकते हैं। मैं मानूं कि एनआईटी की अगर आज स्थिति थोड़ी बेहतर दिख रही है, सड़कें थोड़ी अच्छी जो दिख रही है, थोड़ी साफ सफाई जो दिख रही है, वो विधायक नीरज शर्मा। मैडम कुछ ना कुछ तो योगदान है मेरा, मैं ये तो नहीं कहता सब कुछ मेरा है, और ये मेरा काम भी नहीं है। हकीकत में काम प्रशासन का है। मैं बार बार कहता हूँ, विधायक का काम कराना नहीं है। बिल्कुल, विधायिका का काम है ऐसा सिस्टम बनाना, लोगों को काम स्वयं हो अपने आप। और मैं तो एक बात कहता हूँ कि ये जो आज भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस है जिससे मैं दिन रात लड़ रहा हूँ, जिस दिन इस भ्रष्टाचारी रूपी राक्षस से हमें छुटकारा मिल जाएगा ना मैडम जी, जैसे बंबई में होता है, कोई
आपकी सीवरेज लीक है, सड़क में खड्डा है, कोई नेताओं के पास नहीं जाता। वहाँ की बीएमसी अपने आप आके ठीक कर जाती है, सफाइयाँ भी रात में हो जाती हैं। क्यों? एक तो वहाँ टैक्स कलेक्शन ज़्यादा है और करप्शन इतना नहीं है जितना यहाँ पर है। हमारे यहाँ तो करप्शन की सारी हदें पार हुई पड़ी है ना। इसी के साथ आपसे ये भी कि ऐसे कौन से 10 मुद्दे, क्योंकि पार्षदों के तौर पे, उम्मीदवार के तौर पे कांग्रेस भी उतारेगी निगम चुनाव में, तो उम्मीदवार क्या उन मुद्दों को लेकर के जाएंगे? कौन कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जो जनता के सामने रखे जाएंगे निगम चुनाव के वक्त में? मैडम, मैं तो बार बार विधानसभा में एक ही बात कहता हूँ कि देखिए, ना तो हम स्टेडियम मांग रहे, ना पार्क मांग रहे, ना फव्वारे मांग रहे। हम तो एक ही चीज मांग रहे हैं सरकार से कि हमें पीने का साफ पानी दे दो, गड्ढे रहित सड़कें दे दो और सीवरेज की निकासी दे दो। और ये मैं समझता हूँ हर नागरिक का बुनियादी अधिकार है, जन्मसिद्ध अधिकार है और ये सुविधा हर नागरिक को मिलनी चाहिए। मैडम, हम आ गए हार्डवेयर चौक पे। ये हार्डवेयर चौक है मैडम जी, हार्डवेयर चौक है। ये हार्डवेयर से लेके और प्याली तक की सड़क, जैसे मुझे पता है, मैं समझता हूँ जैसे वो रावण ने एक सपना देखा था कि मैं स्वर्ग तक सोने की सीढ़ी बनाऊंगा। इस सरकार ने भी सपना ही देख लिया कि हार्डवेयर से प्याली तक की सड़क बनेगी। ये रावण का ही सपना हुआ पड़ा है इस सरकार का। ये सड़क कब से बननी शुरू हुई सर? ये मैडम 2.5 साल हो गए जी। वो भी बननी जब शुरू हुई है, हमने इसके लिए कितना संघर्ष किया, भीख मांगी, धरने प्रदर्शन पे बैठे, विधानसभा में आवाज उठाई। सड़क को बनने में अगर 2.5 साल से ऊपर का वक्त लग रहा है, और जबकि मात्र बना है हमारे देश के, जबकि मात्र 900 मीटर लंबी सड़क है, ज्यादा लंबी 900 मीटर। ये अवैध? मैडम, अवैध तो नहीं है। ये गरीब लोग थे, पहले फ्रूट बेचते थे हार्डवेयर चौक पे, वहां से उठा के इनको यहाँ शिफ्ट किया गया था। अब हो सकता है ये बगल वाली फैक्ट्री का सौदा वौदा हो गया होगा, तो उसको लग रहा होगा ये गरीब आदमी यहाँ फल बेच रहे हैं, तो इससे बढ़िया इनको हटा दो यहाँ से। क्योंकि जनता की तो ये सरकार सुनवाई कमी करती है, गरीबों को उजाड़ने का काम ज़्यादा करती है हमारे शहर में। चाहे खोरी की झुग्गी झोंपड़ी हो, चाहे यहाँ की हो, चाहे वापस से कांग्रेस पे एक बार आते हैं। कांग्रेस का संगठन क्यों नहीं बन रहा? अगर संगठन नहीं बनेगा तो चुनाव जीतना मुश्किल नहीं होगा? नहीं मैडम, अब बन जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से नहीं था। पीसीसी डेलीगेट हमारे बन गए हैं, एआईसीसी डेलीगेट हमारे बन चुके हैं, ब्लॉक की लिस्टें तैयार हैं। बहुत जल्दी ब्लॉक अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष आपके सामने होंगे और संगठन सुचारू रूप से कार्य करेगा। सर, कब से? क्योंकि जब भारत से भारत जोड़ो यात्रा हो रही थी, भारत जोड़ो यात्रा, तब से कहा गया था कि संगठन अब बन जाएगा, लेकिन तब से संगठन बन नहीं पाया। वक्त क्यों लग रहा है? दिक्कत कहाँ आ रही है? परेशानी कहाँ है? वो मैडम देखिए, संगठन का मसला है। 8-9 साल से संगठन नहीं था। जब कोई किसी चीज की संरचना टूट जाती है तो दोबारा उसको बनने में थोड़ा समय लगता है। अब उदयभान जी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं और आपस में तालमेल होके बहुत जल्दी है, मेरे को तो लगता है इसी साल में आप सबके आगे हमारे संगठन की लिस्ट आ जाएगी। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस बुलेट पे सवार होकर के आपने अपने विधानसभा से लेकर के जो तमाम मुश्किलें, समस्याएं हैं वो आपने हमें दिखाई हैं। इसी के साथ सियासत के शोले का सफर फिलहाल एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहा है।